वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके सामने 9वीं वर्ग के लिए जो मॉडल प्रश्न प्रारूप हैं झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी किए गए सत्र 2020-21 के लिए उसके बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अपडेट नए विषयों से संबंधित जो अपडेट आने वाले हैं वो अपडेट आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए। चलिए आज हम 9वीं वर्ग के जो मॉडल प्रश्न प्रारूप हैं उसकी ओर चलते हैं, सामाजिक विज्ञान से संबंधित। तो ये जो सवाल होंगे सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के, वो बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव, जो 40 पूर्णांक के 40 नंबरों के होंगे। तो पहला हमारा जो प्रश्न है, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मन संसद को हम बुंडेस्टाग या राइखस्टाग भी कहते हैं। तो इसका उत्तर जो हमारा होगा नंबर 2 का राइखस्टाग या बुंडेस्टाग भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को हम बाड़ाबंदी कहते हैं। और बाड़ाबंदी व्यवस्था सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी 18वीं शताब्दी में। तो वहाँ जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो उसकी वजह से क्या खेती की जिस ज़मीन पर पहले खेती की जाती थी वो ज़मीन घटने लगी, और जो ज़मीनें रह गई थी उस ज़मीन को सारी एक साथ मिला करके, साझा ज़मीन को एक दूसरे के साथ मिला करके अब बड़े पैमाने पर खेती की जा रही थी। तो ये बाड़ाबंदी की जो शुरुआत है ये इंग्लैंड की देन है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही किसानों ने उग्र होकर के जो वहाँ का राजा था उसके महल को तोड़ दिया था, और बास्तिल का जो जेल था उसको भी विध्वंस कर दिया था। अगला जो प्रश्न है हमारा, लुई 16वां किस वंश का राजा था या किस वंश का था? तो लुई 16वां बुर्बो राजवंश का शासक था। एडल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? एडल्फ हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर बना था, और उसको एक तानाशाह माना जाता है। तो उसका जन्म जो है जर्मनी में ही हुआ था। शुरुआत उसकी एक सामान्य फौजी के रूप में हुई और अंत में वहाँ का चांसलर बना, और इतना बड़ा एक हिटलर बन गया, तानाशाह बन गया कि उसने यहूदियों को पकड़ करके लाखों यहूदियों को जिंदा मार दिया। अगला जो प्रश्न है हमारा, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो नाजी पार्टी जो है वो उसकी स्थापना एंटोन ड्रेक्सलर ने की थी, और उसकी स्थापना जो है 24 फरवरी 1920 को म्यूनिख जर्मनी में की गई थी। लेकिन 1921 ईस्वी में हिटलर ने इस पार्टी पर कब्जा कर लिया। तो इसकी जो स्थापना है, नाजी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में होगी। इसके 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है? 1 मील लंबी रेलवे पटरी बिछाने के लिए कम से कम 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती है। तो ये स्लीपर जो होते हैं रेलवे के पटरी के नीचे जो ढलाई के लगाए जाते हैं, आज के समय में ये लोहे के लगाए जाते हैं, लेकिन पहले लकड़ियों के लगाए जाते थे, और वो भी मजबूत लकड़ियों के। तो जो लकड़ियाँ लगाई जाती है रेलवे पटरी के नीचे, उसी को हम स्लीपर कहते हैं। और 1860 से लेकर 1890 ईस्वी तक भारत में बड़े पैमाने पर रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, और करीबन 1890 तक भारत में 25,800 किलोमीटर तक रेलवे लाइनें बिछा दी गई थी। मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका में जो झूम खेती है उसको हम मिल्पा भी कह सकते हैं, क्योंकि मिलिया या
या मिल्पा जो होता है मैक्सिको और मध्य अमेरिका या रोडेशिया के इलाके में जो है वो झूम कृषि है एक तरह से जंगलों में। तो झूम कृषि जो एक तरह का स्थानीय आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती है। जब तक उस भूमि पर पैदावार होती है तो तब तक वे खेती करते हैं, अन्यथा उस ज़मीन को छोड़कर अन्यत्र जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ की जंगलों को जलाकर फिर उसी तरह खेती करते हैं। अगला सवाल जो हमारा, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो वाइमर गणराज्य जो है इसका उत्तर जो है मिल्पा हो जाएगा। तो वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के तत्पश्चात जर्मन क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो 9 नवंबर 1918 इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? तो सबसे अच्छे जो जंगल होते हैं उसको हम आरक्षित वन कहते हैं। आरक्षित वन का ही दूसरा नाम सुरक्षित वन है। और सबसे पहले जो है किसी वन को सुरक्षित रखने का या आरक्षित रखने की जो कोशिश की गई थी वो 1927 ईस्वी में किया गया था। और वह जो क्षेत्र था वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। अगला जो प्रश्न हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील और 6ठा ऑस्ट्रेलिया। अंतिम में 7वां नंबर भारत का आता है। 12वां जो प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो ये होता है जून के प्रारंभ में। तो भारत में मानसून का जो आगमन होता है जून के प्रारंभ में शुरू होता है मानसून केरल के तट पर, और सितंबर के अंत में हमारे देश में मानसून वो ख़त्म हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो निम्नलिखित ताप्ती नदी जो है, जिसको हम तापी नदी भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ये अपभ्रंश या भ्रंश घाटियों से होकर के या रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर ताप्ती नदी होगा। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी का कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा कोंकण तट है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में विश्व में सबसे अधिक वर्षा के 2 क्षेत्र मौजूद हैं। पहले 15 से 20 साल पहले तक जब भारत में जंगल पूर्वोत्तर क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में थे तो सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र चेरापूंजी को माना जाता था। लेकिन जब जंगलों की कटाई हो गई बड़े पैमाने पर तो उसका जो वर्षा का क्षेत्र बदल गया और अब मेघालय के मानसिन राम में ही दुनिया के सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र माना जाता है मानसिन राम को। जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? तो जनगणना किसी देश में जनगणना या सेंसस जो होता है इसलिए की जाती है ताकि देखा जाता है कि उस देश की आबादी कितनी बढ़ी और उसकी जो आबादी का कितना प्रतिशत भाग साक्षर है, कितना प्रतिशत भाग जवान है, कितना बूढ़ा है। तो ये जो होता है प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। इसके द्वारा जनगणना की जो आंकड़े जुटाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है कि 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? 2 नदियों के बीच के भाग को हम दोआब कहते हैं। जैसे पंजाब, तो पंजाब जो नाम है उसको हम पंज जोड़ाब कहते हैं, मतलब 5 नदियों के बीच की भूमि। उसी प्रकार 2 नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहेंगे। तो इसका उत्तर हमारा दोआब हो जाएगा। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ये सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। और अरुणाचल जो है भारत का सबसे पूर्वोत्तर भाग माना जाता है।
अगला जो प्रश्न है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदो बेटा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़े क्षेत्र में होकर बहने वाली जो नदी है गंगा है। गंगा 2500 से लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ऋषिकेश में और अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत के कितने सदन हैं? तो भारत के संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा 2 हो गया। भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में यूँ तो 386 सदस्य थे, जिसमें 295 भारतीय लोग थे और उनमें से 295 भारतीय लोगों में से 93 जो थे देसी रियासत के राजा थे। तो 295 इसका उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया था? तो भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग जो है 1968 ईस्वी में गठित किया था। काका कालेलकर के अध्यक्षता में पहला जो आयोग बनाया गया था पिछड़ा जाति आयोग, वो 1950 ईस्वी में गठित किया गया था। इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा 1968। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार जो है हमारा समानता का या समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, चौथा जो अधिकार हमको है प्राप्त और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 5वां अधिकार जो हमको संविधान द्वारा मिला है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और अंतिम अधिकार जो मिला है हमको संवैधानिक अधिकारों का अधिकार। अगला जो प्रश्न हमारा है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यूँ तो 47 सीटें आरक्षित थी, लेकिन अभी जिस प्रकार EWS मतलब लोकसभा और संसद विधानसभा ने मिलकर जिस प्रकार OBC और SC/ST के रिजर्वेशन को ख़त्म करने की साजिश की है, उसके तहत 10% जो रिजर्वेशन है वो काट करके स्वर्ण कैटेगरी को दे दिया गया है, जनरल कैटेगरी को दे दिया गया है। इसलिए उसका प्रतिनिधित्व अब OBC और SC/ST का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में घटने जा रहा है। तो इसके अनुसार 41 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें ही आरक्षित बची है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संसद के अंग नहीं है, तो भारतीय संसद के अंग कौन नहीं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट जो है संसद का अंग नहीं होता है, वो एक इन सभी चीज़ों से ऊपर एक संस्था मानी जाती है जिसे सर्वोच्च माना जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का या मानवाधिकार का कार्य नहीं है सम्मन जारी करना, घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना या आरोपी को सज़ा देना। तो आरोपी को सज़ा देने का काम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार का कार्य नहीं है। अगला जो प्रश्न है हमारा, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? तो पालमपुर में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत वो नहर है और वहाँ की नहरों को हम कुल्ल के नाम से जानते हैं। कुल्ल जो वहाँ
सैकड़ों साल एक पुरानी पद्धति है। ये जो सिंचाई की जो पद्धति है, इसको आज पुनर्जीवित कर उस क्षेत्र को खेती के लिए एक तरह से विकसित कर दिया गया है। भारत में राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड जो आज के समय में, इससे कुछ माह पूर्व तक राशन कार्ड 3 ही प्रकार के होते थे, लेकिन 15 नवंबर 2020 के बाद राशन कार्ड की संख्या 4 कर दी गई है। तो राशन कार्ड एक लाल कार्ड राशन कार्ड है, एक हरा कार्ड हो गया है, पीला कार्ड हो गया, एक सफ़ेद कार्ड। तो हरा कार्ड 15 नवंबर 2020 से एक नया राशन कार्ड जारी किया जा रहा है, जिसको हम हरा राशन कार्ड कहते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, कि मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन का संबंध जनसंख्या से है, और जनसंख्या को जब किसी भी कार्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए लगाया जाता है और वह विकास के लिए काम करता है, तो वो संसाधन बन जाता है। तो मानव संसाधन का संबंध जनसंख्या से है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक जो अधिकार दिए गए उनमें संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। तो हम अपनी संस्कृति की रक्षा या उसको बढ़ाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति चुनने के बाद आज देखा जाता है कि कई फैसले, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जब कोई पार्टी बहुमत में आ जाती है तो वह अपने मनमाने तरीके से काम करती है। वह लोगों के सुख दुख को नज़रअंदाज करती है। देश के लोगों की भलाई के बजाय वह कॉरपोरेट घरानों की गुलामी करने में ज़्यादा दिखती है। उस स्थिति में हमें दोनों सदनों द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है उसको हम पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या उनको खारिज भी कर सकते हैं। ये अधिकार जो आज के समय में राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प बना दिया गया है। अगर ऐसा होता हूँ तो मैं ऐसा करूँगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, भुखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है? तो भुखमरी और आश्रय का ना होना एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसको हम निर्धनता या गरीबी कहते हैं। तो निर्धनता और गरीबी की स्थिति में आदमी को भोजन और आवास, ये 2 स्थितियाँ सही से नहीं मिल पाती हैं। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? औजार, मशीन, भवन आदि को हम अस्थाई पूंजी कहते हैं, क्योंकि ये सारी भवन जो है एक अस्थाई पूंजी है, जीवन पर्यंत काम आता है। मशीन भी काम आ सकता है, औजार भी काम आ सकता है। ये एक अस्थाई पूंजी है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो भूमि मापने की पुरानी पैमाना जो थी गज थी। पुराना मानक इकाई गज थी या पैमाना था, लेकिन आज जो एक इकाई जो माना जाता है भारत में, वो हमारा भूमि मापने का वो एकड़ है। तो 1 एकड़ में 25 कट्ठा होता है और 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो जो ये भूमि मापने की जो इकाई है आज के समय मानक भारत में वो एकड़ है, और इसको दुनिया में भी मानक इकाई माना गया है। भारत में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे है या BPL रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात कितना था? बिलो पॉवर्टी लाइन 2011 की सेंसस के अनुसार बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या कितनी थी? तो बिलो पॉवर्टी लाइन की संख्या 2011-12 में 21.9% थी, और ये आंकड़ा जनगणना के आधार पर जुटाया जाता है।
अगला जो प्रश्न है हमारा, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? उत्पादन के लिए अगर हमको भूमि मिल जाता है तो भूमि के बाद दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई कारक होता है, फैक्टर होता है, तो वो पूंजी होता है, क्योंकि पूंजी रहने पर ही हम श्रम के लिए श्रमिक ला सकते हैं या और चीज़ हो सकती है। तो पूंजी जो है सबसे बड़ा कारक हो जाएगा दूसरा भूमि के बाद। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के जो खेती योग्य इलाके थे, पश्चिमी पंजाब, वो पश्चिमी पंजाब का इलाका और पूर्वी बंगाल का जो इलाका था, ये दोनों पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से हमारे देश के बड़े जो खेती के इलाके थे वो पाकिस्तान में चले गए और हमारा देश भुखमरी के कगार में चला गया। तो उस समय भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सबसे पहले हमें कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भर होना होगा। था खाद्यान्न उत्पादन कर आत्मनिर्भरता बढ़ाई गई हरित क्रांति द्वारा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर। अगला जो प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक या लिखित लिखित आदेश क्या कहलाता है? तो भारत सरकार को या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश जो होता है वो ज्ञापन होता है। तो ज्ञापन जो होता है उसके बारे में सरकार को एक आदेश दिया जाता है किसी चीज़ के बारे में मनमाना करने या उसके बारे में जानकारी देने के लिए भी ये ज्ञापन सौंपा जाता है। अंतिम जो प्रश्न हमारा, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान जो है, पहला संविधान जो लिखित संविधान जो माना जाता है भारत का, वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा मिलकर लिखा गया था और वो संविधान 1928 में लिखा गया था। तो इस प्रकार आज हमने आपके सामने सामाजिक विज्ञान से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। आपको इस वीडियो का PDF जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से इसे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।